हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने लॉन्ग वॉल डिज़ाइन करना सीख लिया, शॉर्ट वॉल डिज़ाइन करना सीख लिया, टॉप स्लैब डिज़ाइन कर लिया पूरी तरह से, और अब आप बॉटम स्लैब या बेस स्लैब डिज़ाइन करना सीख रहे थे। बेस स्लैब में आपने प्रोजेक्शन कितना देना है, किन किन फोर्सेस की वजह से देना है, वो सब कुछ देख लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, दोनों केसेस के लिए, जिन केसेस के लिए पूरा रेक्टेंगुलर टैंक का कोई भी अंडरग्राउंड टैंक डिज़ाइन होगा, इन्हीं दो क्राइटेरिया के लिए डिज़ाइन होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया जब टैंक हमारा एम्प्टी है और अर्थ प्रेशर सिर्फ एक्ट कर रहा है। सेकेंड क्राइटेरिया अर्थ प्रेशर 0 है और टैंक जो है पूरी तरह वाटर से फिल है। इन दो क्राइटेरिया के लिए हमें देना होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जो हमारा टैंक जो है वो एम्प्टी है और सिर्फ अर्थ प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो चाहे टैंक एम्प्टी हो या फुल हो, दोनों ही केसेस में बेस का जो स्लैब का जो वेट होता है वो तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा होता है नीचे की साइड, और यूडीएल के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और जो अपलिफ्ट है वो नीचे से ऊपर की ओर यूडीएल के फॉर्म में ही लग रहा होता है, प्रेशर के फॉर्म में लग रहा होता है। तो ये दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, दोनों का एक्टिंग जो है वो सेम है। तो इजी होगा अगर हम इन दोनों को पहले ही माइनस कर दें। तो हमने किया क्या कि जो P हमने कैलकुलेट किया था ना, जो P कैलकुलेट किया था, जो गामा W मल्टीप्लाइड बाई H प्लस T किया था, थिकनेस प्लस करके जो हमने अपलिफ्ट निकाला था, उस अपलिफ्ट में से वेट को अगर हम लोग माइनस कर दें, बेस के स्लैब को वेट को माइनस कर दें, तो हमें बार बार दो वेट को नहीं लेना पड़ेगा। तो वो वैल्यू आ गई ये 33.88। अब इसी वैल्यू को हमने देखिए यहाँ पर शो कर दिया है ये। अब हम कहीं भी इसके वेट के बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो ये है ये नीचे से लगने वाले मतलब अपलिफ्ट प्रेशर और इसके बेस दोनों का माइनस करने पर ही वैल्यू है। नेक्स्ट, अब जो आप लोगों को कैलकुलेट करना है वो ये R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन R की वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फिर पहले आप देख लीजिए, इस सॉइल की वजह से ये जो डेड पोर्शन है इसमें कितना सॉइल है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रेशर पता होना चाहिए। तो बेस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना है, 16 है, हाइट कितना है, 4 है, तो 64 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यही 64 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो है वो इस ये जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है इसमें लग रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया, थिकनेस इतना है। और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये तो हमारा अर्थ प्रेशर ही है। ये वैल्यू जो है ये कैसे आएगी, वाटर के इफेक्ट को कंसीडर करते हुए बेस पे अर्थ प्रेशर इतना आएगा। और ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है कैसे है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कहाँ पर एक्ट करेगी, बेस यहाँ से 4/3 पे एक्ट करेगी। सारी वैल्यूज़ हम लोग बॉटम से लेंगे तो इसमें ये वाली वैल्यू भी एक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अर्थ प्रेशर की वजह से, यही जो मैं आपको बता रही थी वही है, अर्थ प्रेशर इतना है और ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, 4/3। और अगर बॉटम से लेंगे तो T भी एक्ट कर देंगे, यानी इतना मीटर, बॉटम से इतना मीटर पे। अब फेस पे कैंटिलीवर ले रहे हैं। फेस पे कैंटिलीवर कहने का मतलब है यहाँ पर इस जगह पर कितना मोमेंट आएगा इन लोड की वजह से वो दिख रहा है। तो कितना लोड है, एक, जो कि ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा, जो कि मोमेंट कैसा क्रिएट करेगा, ऐसा क्रिएट करेगा। ये डाउनवर्ड लोडिंग मतलब मोमेंट कैसे क्रिएट करेगा, ऐसा क्रिएट करेगा। और ये तीसरा मोमेंट जो कि मोमेंट कैसा क्रिएट करेगा, ऐसा क्रिएट करेगा। तो हम लोग इस मोमेंट को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और इसकी वजह से, इसकी सॉइल की वजह से, जो सिंपल जो सॉइल की वजह से प्रोजेक्टेड पोर्शन में आ रहा है, इसकी वजह से हो जाएगा क्या, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वही देखिए यहाँ पर किया गया है। ये है अपलिफ्ट प्रेशर और ये है इतनी थिकनेस, इतना ही हाइट, ये प्रोजेक्टेड पोर्शन के लिए लिख रहे हैं ना, तो WX²/2। इसी तरह ये सॉइल की वजह से ये इसका वेट है X²/2, ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड, ये ऐसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है और ये वाला ऐसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है। और ये अर्थ प्रेशर की वजह से इतना हाइट पे एक्ट करेगा ये। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऐसा है, तो ये और ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव हो जाएगा। वैल्यू आया दिस। अब ये वैल्यू जो आया ये पॉजिटिव आ गया, तो और हमने पॉजिटिव किसको माना है, हमने इस तरीके के इफेक्ट को पॉजिटिव माना है। जब ये पॉजिटिव माना है तब ये जो स्लैब है इसको ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगी, मतलब ये जो नया जो बेंडेड पार्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
तो मतलब रेनफोर्समेंट कहाँ लगानी पड़ेगी, रेनफोर्समेंट इधर साइड लगानी पड़ेगी। मतलब इस मूवमेंट की वजह से जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, बॉटम में कैलकुलेट होगा, ठीक है, बॉटम साइड में कैलकुलेट होगा। तो पहले तो इस मोमेंट के लिए हम मोमेंट सब जगह से रख के ले रहे हैं, क्योंकि हमें अभी किसके लिए चेक करना है, हमें थिकनेस के लिए चेक करना है। पहले हम थिकनेस के लिए चेक कर लें, उसके बाद एस टी दे, वरना हम एस टी कैलकुलेट कर देंगे और फिर थिकनेस हमारा गड़बड़ होगा तो फिर से हमें लौट के पूरा कुछ सही करना पड़ेगा। तो इसको हमने ये हमारा जो फेस पे जो मोमेंट आया है 155.733 किलोमीटर मीटर, इसको हमने m1 मोमेंट करके हमें रिएक्शन निकालना है। किसकी वजह से रिएक्शन निकालना है, बॉटम पे जो आ रहा है फोर्स आ रहा है किसकी वजह से, पहले तो आधा स्लैब प्लस वॉल, आधा पूरा वॉल, मतलब आधा पोर्शन एक साइड आधा पोर्शन तो सिमेट्रिकली तो बनेगा। तो इसलिए रेनफोर्समेंट देखो, अब देखो किस तरह आया, ये जो है ये हमारा जो है ये गिवन है क्या, थिकनेस, किसका थिकनेस, ये वॉल का थिकनेस है, हाँ वॉल का थिकनेस है, टोटल थिकनेस इतना ही तो है। और ये क्या है, ये बी है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट आरसीसी का, और ये हाफ़ किया गया है क्योंकि स्लैब का हाफ पार्ट एक और जाएगा तो हाफ़ किया गया है और हाफ दूसरी तरफ जाएगा। हमें एक रिएक्शन निकाल रहे हैं। 4.7 जो है वो क्या है, चूँकि पूरा स्लैब की बात हो रही है ना, मतलब देखिए अगर ये वॉल्स हैं और पूरा स्लैब ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस ये पूरा 4, देखिए ये क्या है 4 दिस 4 प्लस 350 प्लस 350, ठीक है, डिवाइड बाई 2 मतलब 4 प्लस 350 प्लस 350 कितना हो गया, वैल्यू आ गई 4.7। 4.7 को डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। वही काम यहाँ पर किया गया है, 4.7 को डिवाइड किया गया है तो आ गया क्या 4.7 टोटल हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1/2। और थिकनेस है 200 mm और आरसीसी यानी 25, वैल्यू आ गया कितना रिएक्शन का 46.75। यही वैल्यू हमने यहाँ पर ये लिख दी है, ये लिखा हुआ है 46.75, 46.7, आधा इधर आधा इधर दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पे, बेस स्लैब पे, सेंटर पे, कॉर्नर साइड पे जो ओवरहैंग पोर्शन था वहाँ पे तो हमने निकाल ही लिया है मोमेंट। अब हम लोग सेंटर पे मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले किसकी वजह से हम लोग देखेंगे, ये देखिए अपलिफ्ट कितना है 33.88, ठीक, तो इसकी वजह से देख लेते हैं तो ये है 33.88। अब ये सेंटर पे चाहिए तो सेंटर पे जो है इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, मैं दोबारा कैलकुलेशन तो नहीं करने वाली। ये देखिए ये जो है ये अपलिफ्ट है, ये x²/2 होना चाहिए था, तो ये सिर्फ इतने पे इतना स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होना चाहिए था, तो वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूडीएल की वजह से, प्लस ये जो है ये एक्टिव अर्थ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई बेस से इतनी डिस्टेंस पर, और ये जो है ये आपका आ रहा है किसकी वजह से, ये जो आपका ओवरहैंग पोर्शन है, उस ओवरहैंग पोर्शन में जो कैंटिलीवर पार्ट है उसमें इतना किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर डाउनवर्ड लग रहा है, इतनी डिस्टेंस पे लग रहा है, और इसका कितना डिस्टेंस है, जो सेंटर से इसका कितना डिस्टेंस है, तो 4/7 टोटल डिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5/2। ये आप लोग देखना चाहें तो देखो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो लगेगा फोर्स वो यहाँ पर लगेगा, तो ये 0.5/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो पूरा क्या है 4.7 है, 4.7, हाँ देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना है 4.7 है,
हमें यहाँ चाहिए, मतलब 4.7 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, ये इतना वैल्यू और, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर। और ये जो है, जो फोर्थ वाला पोर्शन है, ये किसकी वजह से है, ये हमारा R की वजह से है। तो R को अगर देखना है तो देखिए R कहाँ पे एक्ट करेगा, ये यहाँ पर एक्ट करेगा। तो ये क्या, ये सेंटर से क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 0.35 डिवाइड बाई 2। तो यही चीज़ यहाँ पर ये लिखी गई है, 2 प्लस 0.35 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव वैल्यू आई मतलब हमने किधर साइड के, हमने अपलिफ्ट वाला जो मोमेंट है, यानी ऐसे वाला मोमेंट को पॉजिटिव लिया हुआ है, मतलब ये ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉटम साइड पे जो है वो टेंशन क्रिएट हो जाएगी। बॉटम साइड पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब इस मोमेंट के लिए जो एस टी दिया जाएगा वो कहाँ दिया जाएगा, वो बॉटम साइड पे सेंटर के लिए है, क्योंकि ये मोमेंट सेंटर के लिए। तो बॉटम साइड पे सेंटर के लिए, इससे पहले जो m1 जो कैलकुलेट हुआ था वो किसके लिए था, बॉटम साइड पे कॉर्नर के लिए था, ठीक है। तो अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है कि टैंक जो है वो पूरी तरह से फुल है और उसमें किसी भी तरीके का अर्थ प्रेशर नहीं लग रहा है, मतलब सिर्फ वाटर की वजह से। तो वाटर की वजह से बेस पर जो टोटल फोर्स आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो प्रेशर कितना आएगा, वो सिर्फ इतना आ जाएगा, 9.8 इंटू 4, तो 1.1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू आ गई दिस। ये जो है वो टोटल फोर्स है, और ये जो फोर्स है वो क्या होगा, बेस पे टोटल फोर्स लगेगा ये इतना। अब देखिए सेंटर पे हम लोग, अगर हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट के लिए अपलिफ्ट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 4.7, मतलब कि टोटल, ये टोटल डिस्टेंस लिया गया है 4 प्लस 350 प्लस 350 प्लस 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर टोटल, और डिवाइड बाई 2 किया गया है। और दूसरी साइड पे इसका क्या करना है हमें, नहीं ये देखिए ये सही है, इन्होंने किया क्या है, देखिए एक है कि इसमें क्या किया गया है, 1 मीटर के लिए इसको लिया गया है, टोटल के लिए नहीं लिया गया है, 1 मीटर के लिए लिया गया है। तो इसलिए ये 1 का मल्टीप्लाई किया गया है। जो सॉरी एक चीज़ गड़बड़ है, ये जो मैंने किया है ये मैंने सही किया है। यहाँ पर जो है ये 1 मीटर, पीछे जो है वो 1 मीटर जाएगा, 1 मीटर के लिए लिया गया है, ठीक है। पीछे साइड मतलब जो से एक सामने फेस दिख रहा है, पीछे साइड जो है वो पूरा जो है 1 मीटर के ले जा रहा है। और यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटेड किस में है, सामने वाली लेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर आप सीखो तो इसको बताते हैं थोड़ा सा, ये कैसे है। हमने क्या किया, ये इस पे ये वाला जो ये लगा हुआ है, सपोज़ ये जो है ये कैसा, ये P है, ठीक है। अब हमने माना कि इधर साइड जो है वो सिर्फ हम 1 मीटर लेके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम हर जगह क्या लेते हैं, B 1 मीटर लेते हैं ना। तो ये पीछे साइड हमने 1 मीटर माना। अब ये जो है ये टोटल मान लीजिए अगर L भी है, ठीक है, टोटल L भी है, तो इस प्रेशर को जब हम लोग किस में बनाएंगे, हम यूडीएल में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले इस प्रेशर को क्या करेंगे, लोड में कन्वर्ट कर लें। तो P इंटू एल इंटू वेल एल हो जाएगा, डिवाइड बाई किस वाली लेंथ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट, ये जो L दिख रहा है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिवाइड बाई L हो जाएगा, मतलब ये L से L कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, P इंटू 1 बचेगा, मतलब P बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, टोटल लोड में इसे कन्वर्ट किया। टोटल लोड आया कितना, 33.88। अब इस लोड को ये कहाँ पर एक्ट करेगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 पे एक्ट करेगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसा माना। स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नहीं करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसमें सही किया हुआ है मैंने, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू हो गया, ये अपलिफ्ट की वजह से है। अब ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है वाटर की वजह से एक्ट कर रहा है, ये देखिए इसमें माइनस क्यों लिया गया है, इस चीज़ को समझिए। ये जैसे ये सेंटर है, ये जो है अपलिफ्ट था, अपलिफ्ट की वजह से हमने इस वाले उसको पॉजिटिव माना, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक। अब दूसरा ये जो यूडीएल है, ये जो वाटर है, वाटर का जो प्रेशर है वो सेंटर पे जब हम लोग लेंगे, इधर साइड से हम लोग लेंगे, तो ये कैसा क्रिएट करेगा, ये जो इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा वो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, वॉल को बाहर की साइड धकेलेगा, तो इस तरह वाला इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। तो अब ये क्या है, ये हो गया निगेटिव, इसलिए इसके सामने लगाया हमने निगेटिव। तीसरा जो आपको सामने फोर्स गिवन है वो क्या है, ये 64, ये भी डाउनवर्ड साइड ही लगा हुआ है, इसलिए ये भी निगेटिव है। 64 इसका प्रेशर था, 0.5 डिस्टेंस पर है, और
टोटल ये क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस पर है, 4.7 जो है वो पूरी डिस्टेंस से डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5/2। अर्थ प्रेशर नहीं लग रहा है तो अर्थ प्रेशर को नहीं लेंगे, तो बचे सिर्फ 3 ही फोर्सेस वो है। अब ये जो वैल्यू आ गई वो कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। निगेटिव आ गई मतलब क्या, जैसे ये स्लैब है, मतलब इधर साइड ऐसे से जो मूवमेंट लग रहा है वो ज़्यादा है। जब ऐसे मूवमेंट लग रहा है ज़्यादा है तो ये क्या करेगा कि ये जो है इस स्लैब को ऐसे ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगा, तो जो रेनफोर्समेंट डलेगा वो ये ऊपर साइड डलेगा। ठीक है, अब ये चूँकि सेंटर के लिए था तो यानी जो रेनफोर्समेंट है वो सेंटर के लिए, मतलब इसके थ्रू जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होकर आएगा वो कहाँ पर डलेगा, वो सेंटर पे डलेगा और अपर साइड पे डलेगा। ठीक है, अब थिकनेस रिक्वायरमेंट, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो ये तो देखिए है 120 और ये क्या है 69, अभी तक 120 ज़्यादा और ये है 155, तो यानी 155 मैक्सिमम है। तो इस 155 को बियर करने के लिए जितना थिकनेस चाहिए वो हम लोग निकाल लेते हैं। वो कैसे आ जाएगा, √m अपॉन, यानी m = RBD² से b की वैल्यू जो है वो कितनी रखनी है, 1 मीटर रखनी है, और m आपको पता ही है, d की वैल्यू कैलकुलेट किया। d की वैल्यू कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 294। अब इस 294 को आपकी मर्जी, आप चाहें तो 300 mm लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो एक्सपेंड कर दिया है, तो ये वैल्यू जो आ गई है वो 350, हमने वैल्यू जो है वो 350 ले ली है, 350 ले ली है। और टोटल जो इफेक्टिव कवर है वो 60 है, और टोटल डेप्थ जो है वो कितना आ गया, 410 mm आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, वो क्या है कि हमने जो इनिशियल में डेप्थ हमने एज्यूम किया था वो क्या था, वो डेप्थ था हमारा कितना, और देखिए हमने डेप्थ जो है 350 mm एज्यूम किया था। ठीक है, तो 350 mm एज्यूम किया था, और अभी जो हमारा जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 350 mm एज्यूम किया था और वैल्यू जो है वो कितना आया है, 410 आया है, 410 आया है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो क्या किया, मैंने यहाँ डेप्थ बहुत देखिए, वैल्यू जो हमने उधर एज्यूम किया है वो 350 एज्यूम किया है। इफेक्टिव कवर जो है वो 50 से 60 mm तक हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बेस है, तो बेस में हम लोग इतना लेते ही हैं। बेस मतलब जैसे फाउंडेशन, ध्यान है फाउंडेशन में हम लोग इतना जो है हम लोग कवर लेते थे। ठीक, तो अभी देखिए कि ये जो है 294 है, मतलब अगर आप चाहें तो इसको 300 ले सकते हैं, और अगर 50 कवर लगाएं तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है, वो सही है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसको बहुत ज़्यादा इधर लिया, 350 लिया और 60 mm का कवर लिया, तो हो गया 410। तो अभी के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू जो है वो गलत है, ये वैल्यू जो है ये गलत है, और हमें दोबारा जो पूरा कैलकुलेशन जहाँ किस हेडिंग से, डिज़ाइन फॉर बेस स्लैब, उस हेडिंग से हमें पूरा काम करना पड़ेगा, किसके लिए, 410 के लिए। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो आप कर लीजिए दोबारा काम, मैं प्रोसीजर बता रही हूँ तो मैं दोबारा नहीं करूँगी। जहाँ पे भी डेप्थ आपको 350 लगाई है मैंने, वहीं पर आपको 410 लगा देनी है, डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कर लीजिएगा। वैसे डिज़ाइनिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक्यूरेट डिज़ाइनिंग आ रही है उसके हिसाब से भी। ठीक है, लेकिन आगे हम 410 वैल्यू, टोटल जो थिकनेस 410 और डी की वैल्यू 350 लेकर काम करेंगे। ठीक है, अभी जो है अब देखिए हमने M1, M2, M3 इन तीनों के नेम ले रखे थे मोमेंट का, उनके लिए AST कहाँ चाहिए विद रीज़न मैंने आपको बताया। अब हम उनके लिए AST कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग AST 3 कैलकुलेट करते हैं, तो M3 डिवाइड बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू D। वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3071.16। इसके लिए हमने 20 mm डाया बार लिया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया, 200 mm आया, 200.49 आया। चाहे तो आप 200 mm ले लीजिए, या फिर हमने 195 ले लिया है, तो 195 mm स्पेसिंग में देंगे। 28 mm डाया बार्स 195 mm स्पेसिंग के साथ टॉप फेज में शॉर्ट डायरेक्शन के पैरेलल में दिया जाएगा। अब ये जो रेनफोर्समेंट है, सभी रेनफोर्समेंट क्या रहेंगी, हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी। तीनों रेनफोर्समेंट हॉरिजॉन्टल रहेंगी, वर्टिकल वाला कोई केस ही नहीं है। बेस स्लैब है तो सारी रेनफोर्समेंट कैसी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और टॉप फेज में है शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल। तो देखिए 28 195, ये आप लोग देख लीजिए।
शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल है, मतलब कि ये इधर दिखेगा, ये 28,195 mm सेंटर टू सेंटर, 28,195 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए ये है शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल, ये शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल है। ये रेनफोर्समेंट जो दिख रहा है, तो अगर शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल है तो ये रेनफोर्समेंट कैसा होगा, ये रेनफोर्समेंट किसके लिए आएगा, लॉन्ग वॉल के लिए आएगा। ध्यान है जब मैं लॉन्ग वॉल बताया मैंने इधर से रेनफोर्समेंट देखा। अभी यही चीज़ जो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिख रही है, दूसरे डायग्राम में ये डॉटेड फॉर्म में दिखेगा। तो ये देखिए यही चीज़ आपको डॉटेड फॉर्म में ये दिख रहा है, ये डॉटेड है, ये डॉटेड है, ये डॉटेड, ये देखिए 20 mm डाया एट द रेट 195 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, अब दूसरा AST देखते हैं। AST 3 हमने पूरा कर दिया। अब AST 1 देखते हैं। AST 1 के लिए M1 डिवाइड बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू D। AST आ गया, 25 mm डाया लिया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया, स्पेसिंग आया 123.34 mm। तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 120 mm प्रोवाइड कर देंगे। 25 mm डाया, 120 mm स्पेसिंग बॉटम फेज में दिया जाएगा कॉर्नर एरिया के लिए, पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन। ये तीनों ही रेनफोर्समेंट जो कैलकुलेट होगा पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए अब जो आ रहा है वो क्या है, ये कॉर्नर फेज के लिए है। कॉर्नर के लिए है कितना, बॉटम फेज के लिए कॉर्नर पे है 25 mm डाया, 120 mm, 25 mm डाया, 120 mm। ये देखिए ये है 25 mm डाया, 120 mm सेंटर टू सेंटर। कॉर्नर के लिए है, ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये है। ठीक है, तो देखिए कॉर्नर पे कितना रहेगा, कॉर्नर पे ज़रूरत है तो कॉर्नर पे हमने पूरा स्पेसिंग के साथ दिया हुआ है। ये देखिए कॉर्नर पे, और हमने मिडिल पे क्या किया हुआ है, इसकी स्पेसिंग को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ऐसे तो स्पेसिंग बीच में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डबल करके शो किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने इसकी वजह से किया है, ये अभी कैलकुलेट होके अभी आएगा। ठीक है, तो अभी इसको आप मत समझिए, अभी आप इतना समझिए कि कॉर्नर पे इतना रेनफोर्समेंट और कॉर्नर पे इतना रेनफोर्समेंट दिया गया है। यही चीज़ दूसरे वाले डायग्राम में कैसे दिखेगी, डॉटेड फॉर्म में दिखेगी, ग्रीन कलर पे। देखिए ये 25 mm 120 mm सेंटर टू सेंटर, 25 mm 120 mm सेंटर टू सेंटर। अब देख लेते हैं थर्ड वाला रेनफोर्समेंट। थर्ड वाला रेनफोर्समेंट मतलब AST जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी हमें अब ये देखिए कॉर्नर्स पे जो रेनफोर्समेंट चली थी, ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं कि कॉर्नर पे 20 mm डाया, बीच में 10 mm डाया लगा दे, ऐसा नहीं करते। जो रेनफोर्समेंट कॉर्नर से चलता है वही आखिरी तक पहुंचेगा, तो सेंटर पे भी वही रेनफोर्समेंट, वही डाया लेना पड़ेगा। अब हमने वही डाया लिया, 25 mm जो पहले था वही डाया हमने लिया, तो जो वैल्यू आ गई कैलकुलेट करने पर स्पेसिंग की कितने आए, 276 आए। हम चाहते तो यहाँ पर 270 भी प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन अभी इससे जस्ट ऊपर हमने जो रेनफोर्समेंट दिया है वो कितना दिया है, हमने 120 mm लिया है। तो अब या तो 120 देंगे या तो 240 देंगे या तो इसका डबल देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ तो सिर्फ इतना है कि हम 120 को 240 कर सकते हैं, इसलिए हमने 270 को और कम करके 240 कर दिया। तो सेफ्टी कंसर्न भी रहा और हमारा जो डिज़ाइनिंग का क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो गया। तो अभी सेंटर पे कितना 25 mm डाया और 240 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए 25 mm डाया, 240 mm सेंटर टू सेंटर। यही चीज़ यहाँ पर दिखेगी, ये देखिए 25 mm डाया, 240 mm सेंटर टू सेंटर। ये जो ये रेनफोर्समेंट दिख रहा है वो ये। ठीक, ओके। तो अभी आपने क्या किया, शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल में बेस में बॉटम पे, मतलब बॉटम साइड और अपर साइड दोनों में रेनफोर्समेंट दे दी। अब आया बारी किसका, पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन। पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन में हम हमेशा मिनिमम AST प्रोवाइड कर देते हैं। तो मिनिमम AST हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू आया दिस। इसमें हमने स्पेसिंग कैलकुलेट किया 12 mm डाया के साथ, स्पेसिंग आया दिस। अब देखिए अगर सिंपल एक लेयर बिछानी होती तो ये जो स्पेसिंग इसके साथ, ये स्पेसिंग तो सही है नहीं, ऐसे भी 100 mm से कम है। तो अगर सिंगल लेयर में आप डालना चाहते तो ये स्पेसिंग सही नहीं है, तब हम क्या करते, डाया और बढ़ाते, तब हमारा स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाता। ठीक है, तो लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो काम करना है वो हमें क्या है, 2 फेजेज़ में देना है। जब हमें 2 फेजेज़ में देना है तो एक्चुअल में रेनफोर्समेंट इसका जस्ट डबल हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमने 70 mm डाया, 70 mm रेनफोर्समेंट दिया, तो डबल हो गया, दोनों साइड दे दिया, तो क्या हो गया 140 mm। 140 mm एक्सेप्टेबल है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 12 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर
लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल में दे देंगे। तो लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल मतलब यहाँ पर यही रेनफोर्समेंट कैसे दिख रही है आपको, ये जो ब्लू कलर से दिख रही है 12 mm डाया एट द रेट 140 mm सेंटर टू सेंटर, इसमें यहाँ पे कैसे दिख रही है, ये पैरेलल में दिख रही है, ये भी और ये भी दोनों फेजेस में। दूसरी वाले डायरेक्शन में यही चीज़ डॉटेड फॉर्म के में दिखाई देगी। तो ये देखिए, ये जो डॉटेड में दिख रहा है 12 mm डाया एट द रेट 140 mm सेंटर टू सेंटर, डॉटेड ब्लू कलर से दिख रहा है ये पूरा। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये पूरी डिज़ाइनिंग समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी डिज़ाइन बता दी, डिटेलिंग डायग्राम में भी समझा दिया। ये अब आप थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर l/2 जो है वो 2 से कम है, तो l/2 अगर 2 से कम है तो जो स्लैब जो आपका जो टॉप का जो स्लैब है वो 2-वे स्लैब की तरह डिज़ाइन होगा, और शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल सेम वैसे ही डिज़ाइन होंगी जैसे l/2 रेशियो जो है 2 से कम था जब हमने उसे रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का जो केस देखा था उसमें जिस तरह सॉल्व होता है सेम वैसे इसमें सॉल्व होगा। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, एक बार अर्थ प्रेशर को लेते हुए और दूसरी बार हमारा ये वाटर प्रेशर को लेते हुए 2 बार सॉल्व करना होता था। पहले हम लोग सिर्फ अर्थ प्रेशर को लेकर ही सॉल्व करते थे। तीसरी बात, जब हम बेस स्लैब देखेंगे तब हम लोग बेस स्लैब भी दोनों ओर से देखना पड़ेगा, हमें दोनों डायरेक्शन सॉल्व, मतलब ये जो काम हमने किया इसका जस्ट डबल काम हो जाएगा। ठीक है, और वो कठिन भी होगा। तो वो केसेस कभी भी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन बस लेंदी होता चला जाता है। ये खुद का ही इसका जो है टोटल 16 पेजेस में गया है, वो आपका कम से कम 40 पेजेस में जाएगा, उसका जो डिटेलिंग बनेगा वो पूरा 40 पेजेस में जाएगा। ठीक है, तो आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके अलावा हमेशा देखिए, हमेशा जहाँ पर आपका सॉइल है वहाँ पर वाटर टेबल के इफेक्ट को कंसीडर किया ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं है कि 1 मीटर तक के लिए ही डिज़ाइन हो रहा होता है, 4 मीटर डेप्थ के लिए बन रहा होता है, तो हम लोग वाटर टेबल के इफेक्ट को लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे वाटर टेबल के इफेक्ट को तो बस हर जगह आपको यही करना है कि जो प्रेशर कैलकुलेट करते टाइम जो गामा W वाला जो टर्म है उसको हटा देना है। इसके अलावा गामा डैश की जगह हर जगह गामा यूज़ करना है, मतलब यूनिट वेट यूज़ करना है। अब वो यूनिट वेट आपका ड्राई दिया हो तो ड्राई यूज़ करिए, और टोटल दिया हो तो टोटल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। अभी अब अंडरग्राउंड टैंक भी ख़त्म हो चुका है, अब आपको सिर्फ ओवरहेड टैंक सीखना बाकी है, वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। थैंक यू। कोई आप लोगों को इसमें दिक्कत हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मैं इसमें दोबारा कुछ पूछना हो तो वो भी दोबारा बता दूँगी मैं। थैंक यू।